हेलो। 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 देखिए सारे में आपका ये देखिए तो कौन सी धारा चल रही है? आपका अध्याय 5 शुरू किया गया था। नियम 18 है, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के तहत, यानी कि धारा 11 के तहत का अक्षम है, यानी कि आपका या यानी कि स्वीकृत है, या कानून द्वारा संविदा करने के लिए निर्धारित है। तो वह संविदा सेक्शन कौन मिला? होती है। उद्देश्य और फल, यानी कि और आपका पर्पज अनलॉफुल है, विरुद्ध है,
भी क्या होगा, शून्य होगा किस धारा में, तेईस में। और भागता की विरुद्ध है, भागता वैध है, वह शून्य होगा किस धारा में, 24। विफल नहीं है तो वह करार शून्य होगा, 25। विवाह का और भारत और आपका असंभवता का सिद्धांत में करार भी शून्य होगा, संविदा भी, धारा 56 में इत्यादि। तो अगर कोई करार या संविदा वायड है और वादी को किसी पक्षकार को लगता है कि जो दस्तावेज है, जो शून्य संविदा है, इसका दस्तावेज विपक्षी के पास है, और अगर विपक्षी के पास रहा तो उस दस्तावेज का वह मिसयूज करेगा। मिसयूज का मतलब कि उस दस्तावेज का वह प्रयोग कर सकता है, और प्रयोग करेगा तो हमें क्या हो सकता है, नुकसान। तो वह न्यायालय से मांग कर सकता है कि न्यायालय ऐसे दस्तावेज को क्या करे, कैंसिल। ये शून्य पर बताया गया। अब आइए शून्यकरण। यही नियम आपका सेम वाइडेबल या शून्यकरणीय संविदा में भी चलेगा। यानी कि अगर कोई संविदा शून्यकरणीय है और जिसके विकल्प पर शून्यकरणीय है, उसे लगता है कि अगर दस्तावेज ये वर्तमान छोड़ दिया गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी दशा में ऐसे दस्तावेज को कैंसिल करने सकती है। तब टेबल आपको देखना है भाई। कौन कौन सी है? आपका वाइट, एक सेकंड तरफ देखिए। भारत में मिथ्या निर्देशन द्वारा प्राप्त की गई है, तो वह संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर जिसकी सम्मति या कंसेंट ऐसे पाई गई है, शून्यकरणीय होती है। 39 में भी है कि एक पक्ष जहाँ की जिस समय संविदा का पालन किया जाना था उस समय संविदा का पालन नहीं किया गया, यानी कि 10 तारीख को करना है और 10 तारीख को संविदा का पालन ही नहीं किया गया, तो दूसरा व्यक्ति उस संविदा को शून्य घोषित कराने की मांग कर सकता है। यानी कि और भी उदाहरण भाई, सीमित दायरा रखा जा रहा है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपका बिहार जे में भी आया था, दोनों पक्षकारों को विकल्प होता है कि केवल एक पक्षकार को या तो वह संविदा को विखंडित कराए या उसका प्रवर्तन कराए, एक पक्षकार को केवल। तो ऐसी दशा में अगर एक उदाहरण भी बता दिया जाए तब लिख पाया जाता है आपका उदाहरण भाई। मान लीजिए एक फिर आपका उस उदाहरण को एक बार बता दिया जाए आपका, तब और पढ़ाया जाए। देखिए थोड़ा का उदाहरण फिर
जिस दस्तावेज से गुरु ने हमारा घोड़ा खरीदा है उस दस्तावेज का गुरु मिसयूज कर सकते हैं तो कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि न्यायालय से कि हजूर आप गुरु से मूल दस्तावेज मंगाइए, उसे कैंसिल करिए, इस संविदा को भी रद्द करिए और मुझे मेरा घोड़ा दिलवा दीजिए। लेकिन आपको साम्या का नियम भी बताया गया था, चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो चेला ने गुरु से कितना लिया था? 1,000। तो आपका एक सेक्शन बताया गया था 30 कि जब कोई संविदा शून्य घोषित की जाती है और जब दस्तावेज रद्द किया जाएगा और जिस पक्षकार ने लाभ प्राप्त किया था तब भी लाभ की वापसी होगी। और वह सेक्शन है 33 जहाँ की आपको फिर साम्य का सिद्धांत आएगा कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? पालन। फिर आएगा इसमें। अब लिख लीजिए आपका, लिखिए भाई, आपका हेडिंग डालिए अध्याय 5। अध्याय 5 लिखतों का रद्दकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिखतों का रद्दकरण धारा 31 से लेकर 33 तक, सेक्शन 31 से लेकर 33 तक। लिखिए धारा 31 हेडिंग डालिए भाई। 31 कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा? हेडिंग डालिए 31 धारा 31 हेडिंग डालिए कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा? लिखिए कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखत माने दस्तावेज, कोई लिखत शून्य या शून्यकरणीय है, शून्य या शून्यकरणीय हो। अभी बताया गया पूरा धारा भाई। शून्य या शून्यकरणीय हो और जिसको यह उचित आशंका हो कि और जिसको यह उचित आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी जाए, माने उसी तरह छोड़ दी जाए, यदि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी जाए, विद्यमान छोड़ दीजिए माने वैसे ही रहने दिया जाए, विद्यमान छोड़ दी जाए तो वह उसे गंभीर क्षति पहुंचा सकती है, तो वह उसे गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। तब वह व्यक्ति उसको शून्य या शून्यकरणीय कराने हेतु वाद ला सकेगा। तब वह व्यक्ति उसको शून्य या शून्यकरणीय कराने हेतु वाद ला सकेगा तथा उस लिखित को रद्द करने की मांग न्यायालय से कर सकेगा, तथा उस लिखत को माने दस्तावेज को तथा उस लिखत को रद्द करने की मांग न्यायालय से कर सकेगा।
लिखिए धारा 32। कौन सी लिखते भागतः रद्द की जा सकेंगी? पार्टली। हेडिंग डालिए। कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकेंगी? इसमें सिद्धांत पूछ सकता है। पहला जो पूछ सकता है डॉक्ट्रिन यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लिखिए। लिखिए इस धारा में, हेडिंग के बाद पहले सिद्धांत लिखिए। इस धारा में पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित किया गया है। इस धारा में पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित किया गया है। जहां की कोई लिखत, इसी लाइन में लिखिएगा, एक लाइन का है केवल धारा। जहां की कोई लिखत विभिन्न अधिकारों या बाध्यताओं का साक्ष्य हो। जहां की कोई लिखत विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो। विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो, वहां न्यायालय उचित मामले में, वहां न्यायालय उचित मामले में उसको भागतः रद्द कर सकेगा। उसे भागतः माने उसका कुछ हिस्सा भागतः रद्द कर सकेगा और अवशिष्ट को बना रहने दे सकेगा। अवशिष्ट माने बचा हुआ भाग, और अवशिष्ट मतलब कि जो दस्तावेज के कुछ भाग रद्द करने के बाद जो क्या हुआ है, बचा हुआ है, और अवशिष्ट को बना रहने दे सकेगा। लिखिए धारा 33। फिर आपका सिद्धांत आएगा। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए। सेक्शन 33, फायदा प्रत्यावर्तित करने का। प्रत्यावर्तित ना है तो वापस रिटर्न करना। हेडिंग डालिए 33, धारा 33 में फायदा प्रत्यावर्तित करने का। प्रत्यावर्तित न समझ में आए तो एक लाइन लिख लीजिएगा, रिटर्न करना, वापस करवाना। ना आए तो उसको लिख लीजिएगा। फायदा प्रत्यावर्तित करने का प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति। प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखत रद्द की जाए, जब लिखत रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकरणीय होने के आधार पर, या या पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें। तो इस धारा में यह सिद्धांत, ये इस धारा में सिद्धांत समाहित है।
चाहने वाले को काम का फल करना चाहिए। बस गुरु चेला का इसी पर आ जाइए। आपका का बी ने मांग किया चेले ने कि हजूर, एक मैं गुरु ने जिस दस्तावेज से भूखा करता है, दस्तावेज को रख तो भी जो लाभ पाया है वह गुरु को क्या करे, लौटा दे। तो कितना लाभ भी पाया है, 1,000, तो 1,000 रुपया किसको लौटा दे, एक को यानी कि गुरु को। तो ये आपका किस सेक्शन में है, आपका 33, कि लाभ जो लिए हो जब तुम्हारे विकल्प पर क्या हो रहा है, तो जो दस्तावेज के तहत लाभ लिए हो उस दस्तावेज को क्या करो, वापस। इस प्रकार आपका लिखतों का कैंसिलेशन भी समाप्त हो गया। अब आइए घोषणात्मक डिक्री या डिक्लेरेटरी डिक्री या घोषणात्मक आज्ञप्ति। अगला लिखिए भाई आपका अध्याय 6 घोषणात्मक डिक्री, घोषणात्मक डिक्री। यहाँ आपका दो धारा डिक्री की बात की। रेमेडी अभी हम इतिहास से शुरू करेंगे, लेकिन अभी आपका 2 मिनट समझिए। घोषणात्मक डिक्री में किसी उपचार या रेमेडी की मांग नहीं की जाती। तो रेमेडी की मांग नहीं कि हमें ये दीजिए दीजिए, न्यायालय से बस ये मांग की जाती है कि मैं ये लीगल राइट या विधिक अधिकार रखता हूँ, या मेरी हैसियत पुत्र की है, पत्नी की है, दत्तक पुत्र की है इत्यादि, इसकी न्यायालय मात्र और मात्र होता। क्या ये खेत मेरा है, इस पर आम जनता को आने जाने का हक नहीं है, मैं आम जनता के खिलाफ कोई भी उपचार नहीं चाहता। जी साहब। तो ऐसी दशा में आपका जो घोषणात्मक डिक्रियां होती है, न्यायालय में आप वाद दायर कर सकते हैं
घोषणात्मक डिक्री की मांग कर सकते हैं और न्यायालय आपका सुनवाई के बाद घोषणात्मक डिक्री पारित कर सकता है। यानी कि घोषणात्मक डिक्री पारित करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, न्यायालय बाध्य नहीं है। एक बात याद रखिए, घोषणात्मक डिक्री का प्रभाव क्या होगा, इसका वर्णन धारा 35 में किया गया है और वहीं बार बार अटैक करता है का प्रभाव। तो वह निर्णय जजमेंट इन रेम होगा। जजमेंट इन रेम यानी कि लोकलक्षी, विश्वव्यापी, सर्वबंधी, अर्थात ऐसा निर्णय कि कौन बाध्य होगा, पूरा विश्व। तो ऐसे निर्णय को क्या कहते हैं, आपका जजमेंट इन रेम या सर्वबंधी या लोकलक्षी या विश्वव्यापी निर्णय। और ये जो निर्णय विश्वव्यापी हैं, एविडेंस की केवल एक धारा में दिया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में समाहित है। अधिनियम की किस धारा में समाहित है, तो 41। ये गलत ना हो। चार, पहले जजमेंट इन रेम देखिए, तब परसोनम बताया जाएगा, तब धारा 35, तब एसआरए। अब एकदम भूमिका से देखिए, चार विषयों पर, यानी कि आपका प्रोवेट हो गया, दिवाला हो गया, नवाधिकरण और विवाह, अगर इन चार विषयों पर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यानी कि सक्षम न्यायालय ने कोई अंतिम यानी कि अंतरिम नहीं, अंतिम निर्णय दिया हो, डिक्री दिया हो, आदेश पारित किया हो, तो वह कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये हुआ कि वह निश्चायक सबूत होगा। यानी कि वह निर्णय, डिक्री या आदेश, जजमेंट का मतलब ये हुआ नहीं होते, बल्कि ऐसे मामलों में पूरा विश्व उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है। तो पर एक उदाहरण देखा जाए, जैसे ए और बी विवाहित हैं कि नहीं, इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तो ए मुकदमा किया न्यायालय से और कहा कि हुजूर हम लोग विवाहित हैं, इस बात का आप निर्णय दीजिए। न्यायालय ने निर्णय दिया, चूंकि विवाह संबंधी निर्णय है तो निर्णय व्यापी होगा और विश्व के सभी व्यक्ति अब मानने के लिए बाध्य होंगे कि ए और बी में वैध विवाह हुआ था। मामलों में नहीं, कितने विषयों पर दिए गए निर्णय को इन रेम मानता है, तो चार विषय रट कर दीजिएगा, विवाह, प्रोवेट, दिवाला, नवाधिकरण। वैसे क्रम से पूछा जाता है, उत्तराखंड क्रम से पूछता है, तो भाई क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा प्रभाव देखिए भाई, एक जो निर्णय का प्रभाव होता है वह होता है जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम यानी कि व्यक्तिबंधी। व्यक्तिबंधी का मतलब ये हुआ कि ऐसे निर्णय से केवल वाद के पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि हैं, और और एक विपक्ष है उत्तराधिकारी। कौन बाध्य होंगे, उत्तराधिकारी। इसके अलावा और किसी पर इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर निर्णय का प्रभाव ऐसा है जिसमें कि केवल पक्षकार
या उनके हित प्रतिनिधि बाध्य होते हैं तो उस निर्णय को क्या कहा जाएगा? व्यक्तिबंधी की बात बता देखना है कि आपका 34 का बैच, यानी कि आपका हो सकता है कि पूरा लेक्चर आज का लग जाए घोषणात्मक डिग्री में, बड़ा है थोड़ा। यानी कि अब जो सेक्शन है आपके 34 से लेकर और 42 तक, भाई याद रखिए ये जो सेक्शन है थोड़ा बड़े बड़े हैं और तमाम एक्स्ट्रा बातें भी पढ़नी पड़ती हैं इधर। तो एक एक करके देखिए आपका, मैंने सामान्य नियम ये है कि यू बी जस आई बी रेमेडियम, यहाँ से शुरू करिएगा। यू बी जस आई बी रेमेडियम, ये जो मैक्सिम पढ़ी जाती हैं ये मैक्सिम शुद्ध रूप से अपकृत में पढ़ी जाती है। यू बी जस यानी कि जहाँ जस मने राइट होता है, राइट मने अधिकार। यू बी जस यानी कि जहाँ अधिकार हैं, आई बी रेमेडियम वहाँ उपचार हैं। यानी कि फिर एक बार समझिए, जहाँ अधिकार हैं वहाँ क्या है? उपचार। यहीं से शुरू करिएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी को कोई अधिकार प्राप्त है तो वह न्यायालय में याचिका या वाद दायर करके उपचार की मांग कर सकता है। क्योंकि आपका जहां अधिकार है वहां उपचार है। इसको थोड़ा मूल अधिकार से भी समझिए। अगर आपको मूल अधिकार दिया गया है तो ऐसी दशा में अगर राज्य आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो आप उपचार की मांग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? के तहत आपका हाईकोर्ट। तो उपचारात्मक प्रावधान 32 और कौन से अनुच्छेद है? 226, ये उपचारात्मक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होता या उसके विधिक अधिकार का हनन होता है, हनन नहीं होता, लेकिन व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय इस बात की मात्र घोषणा कर दे कि यह विधिक हैसियत मैं रखता हूँ या यह विधिक अधिकार मेरा है। यानी कि कभी कभी आपका न्यायालय से किसी उपचार की मांग नहीं की जाती, तो ये मांग हम न्यायालय से मैं यह हैसियत रखता हूँ, स्टेटस रखता हूँ, स्तर रखता हूँ या पारिस्थिति रखता हूँ, या यह विधिक अधिकार है मेरा या मेरा नहीं है। यानी कि फिर एक बार देखिए, संरचनात्मक वाद स्थितियों में जब मुकदमा दायर किया जाता है तो किसी रेमडी की मांग नहीं की जाती, बस न्यायालय से इस बात की घोषणा की मांग की जाती है कि बस न्यायालय इस बात की घोषणा कर दे कि मैं ये इस हैसियत में हूँ या ये मैं विधिक अधिकार रखता हूँ या नहीं रखता हूँ और हमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है।
तो शुरुआती दौर में टू बी जस्ट आईवी मीडियम का नियम था। ऐसी दशा में मात्र अधिकार की घोषणा करने से आपका इंग्लैंड के न्यायालय इनकार कर देते थे और ये कहते थे मात्र घोषणा के लिए आप कोई मुकदमा नहीं ला सकते, आप कुछ न कुछ क्या मांगिए। ये कहते थे इंग्लैंड के न्यायालय। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता है और 1852 आता है। चांसरी प्रक्रिया अधिनियम इंग्लैंड में बनता है। 1852 लिखना है, यानी ईस्वी में एक इंग्लैंड में कानून बनता है और उस कानून का नाम है चांसरी आपका प्रोसीजर एक्ट 1852। चांसरी न्यायालय समझिए भाई क्या होते थे, तब आगे बढ़ा जाए। जो ये चांसरी न्यायालय थे, इसी को इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट या साम्य न्यायालय कहा जाता था। पिछली बार बिहार जे में आया था कि साम्य न्यायालयों को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था, तो कौन सा न्यायालय कहा जाता था? चांसरी। जो चांसरी न्यायालय थे इसी को हम क्या कहते थे? इक्विटी कोर्ट या साम्य न्यायालय। और ये जो न्यायालय, इस न्यायालय के बारे में दो तीन लाइन जानिए, तब फिर बैक होते हैं, इतना जरूरी है। देखिए आपका न्यायालय अगर कोई विवाद उत्पन्न होता था में के लिए कोई कानून नहीं, या कानून था तो अपूर्ण था, आधा अधूरा था, न्याय के आधार पर जो न्यायपूर्ण हो फैसला देते थे। जो उनके अंतर्मन से बात निकली थी वह फैसला देते थे, ये करते थे। जो ईमानदारी पर आधारित था वह फैसला देते थे कि ईमानदारी, साम ईमानदारी पर आधारित है, कपट कपट का इसमें कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपका साम्य किस पर आधारित है? ईमानदारी पर। और न्याय पर आधारित है और फैसला देते थे। इसी न्याय जब 18 ईस्वी के संसदीय न्यायालय केवल घोषणा करने से इनकार कर देते थे, क्या मांगे? मुआवजा इत्यादि मांगे। केवल आप ये कहे कि हमें ये अधिकार है, न्यायालय मात्र घोषित कर दे, तो इसके लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ये इंग्लैंड के न्यायालय कहते। लेकिन इस
स्थिति में सुधार लाया गया और सुधार लाकर प्रथम 352 में चांसरी प्रक्रिया एक्ट बना, यानी कि चांसरी न्यायालयों के लिए निर्माण किया गया और इसी में सर्वप्रथम चांसरी है को समाप्त किया गया और जो इक्विटी के आधार पर निर्णय देने की बात है, ये कॉमन न्यायालय या सामान्य न्यायालयों को सौंप दिया गया। यानी कि इक्विटी समाप्त नहीं हुई, बल्कि इंग्लैंड में जो अलग से क्या बनाए गए थे इक्विटी को, यानी कि चांसरी न्यायालय, उसको दो कानून द्वारा समाप्त किया गया। ये भी बिहार में कई बार आ चुका है, कानून दोनों याद रखिएगा। पहला कानून है द जुडिकेटर एक्ट 1873, यानी कि हिंदी में कहा जाता है न्यायतंत्र अधिनियम 1800। और दूसरा कानून है द जुडिकेटर एक्ट 1875, यानी कि न्यायतंत्र अधिनियम 1875। पूछा जाए चांसरी न्यायालयों को किस कानून द्वारा समाप्त किया? उत्तर कौन सा? 1800। ये चलेगा तो हम डिटेल में बताएंगे भाई, अब तो एक माइनर आपका में सबसे पहले भारत में आ जाए। भारत में सर्वप्रथम आपका का निर्माण किया गया। धारा 15 में ये बात रखी गई कि आपका कृषि का निर्माण किया गया, उसे रखा गया। और 1963 में ये दूसरी बार बना कि सारे की धारा 34 और 35 में ये प्रावधान रखे गए। अब आपका कुछ उदाहरण दिमाग में बैठाइए, आपका घोषणात्मकवाद से संबंधित है। तो आइए आपका 4-5 उदाहरण देखने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय इस घोषणा करे कि मैं इस जाति का हूँ, तो क्या घोषणात्मकवाद ला सकता है कि नहीं ला सकता? मांग नहीं करता है। मान लीजिए एक करता है कि न्यायालय ये घोषित कर देते कि ये घोषणात्मक वाद हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप वैसे बात करके लड़का तो नहीं बताया जाता है, उदाहरण पहले बताया जाता था, कई बार हमने बताया। लेकिन आगे देखिए भाई, मैंने वो मर गया जिसके बारे में बताया जाता है, क्या उदाहरण को भाई कुछ नैतिकता भी बरतनी चाहिए। अब मरे हुए को क्यों भाई जबरदस्ती उसको लपेटा कानून में, तो उदाहरण चेंज कर दिया जाता है। अगला देखिए, पुत्र पुत्री भी मांग कर सकती हैं। इसी के साथ कोई पति भी मांग कर सकता है कि मेरी पत्नी है। न्यायालय मात्र और मात्र इस बात की क्या करे, घोषणा करे
सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाता है, बताया जाता है। जैसे कि बर्थ के बारे में क्या घोषणा करवा सकते हैं कि न्यायालय मांग घोषणा कर दे बर्थ, और मुझे कोई रेमेडी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई पिता है, वो भी मांग कर सकता है कि मेरा पुत्र है, चाहे धर्मज या अधर्मज, न्यायालय इस बात की मात्र क्या कर दे, घोषणा। केवल और केवल ये घोषित कर दीजिए, जो खेत हैं इसमें और हमें कोई उपचार नहीं चाहिए। आप घोषणा कर दीजिए कि ये खेत है, खेत मेरा प्राइवेट है और वतन का नहीं है, तो ये भी घोषणात्मक वाद माना जाएगा। अगला देखिए, आपका दूसरा कुएं का उदाहरण देख सकते हैं। एक कुआं है जिस पर कि गांव के लोग पानी भरने जा रहे हैं, एक का कुआं है, तो ये न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर करके मांग कर सकता है कि हजूर केवल और केवल आप ये घोषित कर दीजिए कि ये मेरा निजी कुआं है और किसी उपचार की हमें आवश्यकता नहीं है। तो बताइए घोषणात्मक वाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 7-8 उदाहरण बताए गए और इसका प्रभाव याद रखिएगा। घोषणा का क्या होगा, जजमेंट इन पर्सोनम की रेम बताया गया, पर्सोनम। अब बेरक देखिए सही रहेगा भाई आपका। बेरक से अब आइए को अलग किया जाए। देखिए भाई आपका सेक्शन 34 निकालिए, इसको आपका अलग अलग भी करना है। देखिए, पारिस्थितिकी या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। तो पहला तो हेडिंग से ही पकड़िए कि जो हैसियत या स्टेटस या पारिस्थिति की घोषणा कराई जाएगी या जो किसी विधिक अधिकार की मांग की जाएगी, तो ऐसी मांग मांगना या घोषणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है। विवेका हेडिंग से बताया जा रहा है। देखिए अगला, कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो। विधिक अधिकार में एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि वोटर होने का अधिकार। तो बस अगर ये चाहें तो न्यायालय में जाकर न्यायालय से ये घोषणा कराए कि हजूर आप केवल और केवल इतनी घोषणा कर दीजिए कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हूँ। चाहे भले हमें मत देने का माने हम मैं मतदाता हूँ, इस बात की केवल आप क्या करिए, घोषणा।
माने तो ये भी हो सकता है, आपका घोषणात्मक का एरिया बहुत व्यापक है, आपका के बारे में अर्थ रखता है, आप घोषणा करा सकते हैं। तो 7-8 उदाहरण तो अब तक मैं बता ही चुका हूँ भाई, बहुत पर्याप्त है, एक दो उदाहरण और बताया जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद दायर कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसका हकदार हो, किसी हैसियत का या विधिक अधिकार का। समझा जाए, बैरक के पहले शब्द तोड़ लिए जाए तब समझा जाए। देखिए आगे भाई, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो, प्रत्याख्यान ना आए तो लिख लीजिए डिनाई, या इनकार करता हो, या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, यानी कि दूसरे लोग इनकार करते हैं लेकिन वह व्यक्ति उसमें क्या है, इंटरेस्टेड हैं, हितबद्ध हैं, वाद संस्थित कर सकेगा, और न्यायालय स्वविवेक से उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है, और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। पहले इतना समझिए, यानी कि ऐसी वाद दायर कर सकेगा या विधिक अधिकार की घोषणा के करके देखिए भाई। यानी कि पहला पॉइंट इतना पहले समझिए, तब डायरेक्ट आगे बढ़ाया जाए भाई, पहले आधा समझिए, इतना एक पॉइंट हुआ, उसके बाद अगला नियम चलेगा। इसी को आपको समझना है एक एक शब्दों को। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी विधिक हैसियत को या किसी विधिक अधिकार का हकदार हो, और वह विधिक हैसियत या विधिक अधिकार वर्तमान में अस्तित्व में हो, यानी कि वर्तमान में उसे वह हैसियत या विधिक अधिकार क्या हो, प्राप्त हो। अगर वह हैसियत या विधिक अधिकार उसे भविष्य में प्राप्त होना हो, तो ऐसी दशा में वह घोषणात्मक वाद धारा 34 के तहत नहीं ला सकता। यानी कि जो स्टेटस है या लीगल राइट हैं वह विद्यमान होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में अस्तित्व में होना चाहिए। ऐसी दशा में अब विधिक अधिकार व्यापक शब्द है, और लगभग सभी अधिकारों को अपने में क्या है, पूजा का अधिकार, यानी कि वर्शिप का अधिकार, और तो मैं बताया हूँ, दो तीन और बताया जाए।
पूजा का अधिकार। तो अगर ये मांग करे कि हजूर आप केवल और केवल ये घोषित करिए कि हमें पूजा का अधिकार प्राप्त है इस मंदिर में और हमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है, तो ये शुद्ध रूप से क्या कहलाएगा? घोषणात्मक वाद। इसके लिए भी कर सकते हैं। ये आपका तमाम उदाहरण बताए कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे वाद दायर करने वाले व्यक्ति के विधिक हैसियत या विधिक अधिकार को मानने से क्या करे? इनकार। भाई कोई इनकार ही नहीं कर रहा है तब क्या? यानी कोई इनकार करता हो तो इस दशा में ऐसे इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे इनकारी में हितबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ घोषणात्मक वाद ला सकता है और न्यायालय से ये मांग कर सकता है कि न्यायालय मैं यह विधिक हैसियत रखता हूँ घोषित कर दे, या यह विधिक अधिकार है मेरा, न्यायालय मात्र और मात्र क्या कर दे? घोषित कर दे। तो न्यायालय ऐसे वाद के दायर हो जाने पर न्यायालय चाहे तो स्वविवेकानुसार विधिक हैसियत या अधिकार की घोषणा कर सकता है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि घोषणा के अलावा वह कोई अन्य अनुतोष मांगे। जैसे कि अन्य अनुतोष देखिए दो तीन भाई आपका। मान लीजिए एक पुत्र है और न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर किया और बस ये मांग किया कि हजूर केवल आप ये घोषणा कर दीजिए कि मेरे पिता भी हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई उपचार नहीं, तो ये सही माना जाएगा क्योंकि घोषणात्मक वाद में अन्य किसी उपचार को मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वह व्यक्ति चाहता है कि घोषित किया जाए कि ये मेरे पिता है और जब घोषित हो जाए तो पिता की प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा क्या किया जाए? दिया जाए, तब तो भाई मामला चेंज होगा। तब मामला चेंज हो जाएगा। फिर एक बार याद रखिए उदाहरण। अगर वह कहे कि न्यायालय घोषित करे कि ये मेरे पिता हैं और पिता होने के नाते जो मेरा हक है वह मुझे न्यायालय दिलवाए, तो ऐसी दशा में पुत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह उसकी भी मांग करे। अगर पुत्र केवल घोषणा की मांग करता है और समर्थ है कि वह भाई हक की मांग करे, नहीं करता, तो घोषणात्मक वाद खारिज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घोषणा के साथ साथ कोई अन्य हक मांग रहे हैं तो यह अनिवार्य आगे बताया जाएगा कि अनिवार्य है कि आप उसी मुकदमे में उस डिमांड को भी क्या करिए? मांगिए। नहीं मांगते तो घोषणात्मक वाद आपका न्यायालय क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। अभी आगे बताया जाएगा, अभी बेयर एक्ट नहीं। अभी बेयर एक्ट में पहले फिर एक बार देखिए, थोड़ा कठिन है भाई। बेयर एक्ट में यही अब तक मिला कि कोई व्यक्ति कोई विधिक हैसियत या अधिकार रखता हो, दूसरे व्यक्ति उस विधिक इनकार व्यक्ति अधिकार के लिए वाद ला सकता है। न्याय स्वीकार उसकी हैसियत या अधिकार की क्या कर सकता है? घोषणा। और घोषणा के अलावा तो की मांग करना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए आपका अब तो बताया गया, थोड़ा कठिन है वो। देखिए भाई बैरक की भाषा। देखिए अतिरिक्त
धारा के लाइन तो कंपटीशन के लिए याद रखिए कि घोषणात्मक डिक्री का इफेक्ट क्या होगा। तो व्यक्तिबंधी होगी घोषणात्मक से भाई आपका बात 34 में घोषणात्मक होगा तो मुकदमा बना लिया जाए ए तथा बी कौन इसकी घोषणा से बात होंगे ए तथा तो या तो ए बाध्य होगा बी बाध्य होगा सी बाध्य होगा और डी अन्य कोई इस निर्णय से इस घोषणात्मक डिक्री से बाध्य नहीं होगा। तो आप फिर दिमाग में बैठाइए क्या यह डिक्री पूरे संसार के विरुद्ध लागू होती है कि पक्षकार और उनके हक प्रतिनिधियों के विरुद्ध। तो पक्षकार और उनके हक प्रतिनिधि। तो इस डिक्री का प्रभाव क्या होगा जजमेंट इन पर्सोनम की रेम व्यक्तिबंधी हुआ कि सौरबंधी व्यक्तिबंधी में समझ ली है। और आपका डिग्री पारित की गई अधिकारी भी इस घोषणात्मक एक उदाहरण देखिए बात की बात होगा तो पूरा विश्व नहीं तो परसोनम होगा रेम नहीं। पहले तो
मैं भी आपका। तो 10-15 मिनट पीस चलेगी।